हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 जिसका क्या नाम है, दहन और ज्वाला। तो देखिए, हम उसके प्रकार देखेंगे, प्रज्वलन तापमान देखेंगे, ज्वाला की संरचना देखेंगे और आदर्श ईंधन की विशेषताएं भी देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़ते हैं अपन चैप्टर की ओर। तो देखो बच्चों, मेरे को कल कमेंट आया था कि है ना, कि जो इसका चैप्टर 2, मैंने जो चैप्टर 2 पढ़ाया था, क्या नाम था उसका, सूक्ष्म जीव। किसी ने बच्चे ने कमेंट करा कि वो चैप्टर 3 है, बट नहीं, जो अभी नई बुक आई है ना 2026 में, बुक सारी अपडेट हो गई है, चाहे वो मैथ्स की हो या साइंस की हो, तो आप उसमें देखिएगा वो चैप्टर 2 ही है। 3rd चैप्टर कोयला वाला है, कोयला और पेट्रोलियम, और 4th है ये वाला। तो आप लोग अपनी बुक्स प्लीज जरूर अपडेट करिएगा, क्योंकि नई बुक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है दहन और ज्वाला। इसमें हम क्या देखेंगे कि दहन क्या है। सबसे पहले जो दहन है ना, वो है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है, ऊष्मा, और क्या कहलाता है, दहन। ये हमारा पदार्थ है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या दी, ऊष्मा, और क्या कहलाएगा, ये दहन। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, दहन। क्या कहला रहा है बच्चों, दहन। ये हम एक दहन का दृश्य देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन है ये, यह मैग्नीशियम का एक टुकड़ा, एक सिर्फ पट्टी टाइप है। रिबन मतलब मैग्नीशियम की पट्टी है ये। तो उदाहरण है मैग्नीशियम का रिबन। ये हमारे क्लास 10th में भी है। हाँ, साइंस के क्लास 10th का वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन टाइप का कोई चैप्टर है ना, हाँ उसमें है, एक जगह तो है ये। जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऊष्मा भी दी और ये प्रकाश भी दिया। तो यह है इसका दहन का दृश्य का उदाहरण। ठीक है बच्चों, देखिए सामग्री का वर्गीकरण। कौन सा पदार्थ जलता है और कौन सा नहीं जलता। ये दाह्य पदार्थ, ये क्या है, इजीली जल जाते हैं। देखिए बच्चों, जो पदार्थ आसानी से जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दाह्य, यानी ईंधन भी कहा जाता है। लकड़ी ईंधन के रूप में यूज होती है। पेपर इजीली जल जाता है। केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल को केरोसिन का ऑयल भी बोलते हैं, ये भी इजीली, पहले चिमनी बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता था, चिमनी में, और वो स्टोव होते थे ना तेल वाले, उनमें इस्तेमाल होता था। अदाह्य पदार्थ जो आग ही नहीं पकड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, अदाह्य पदार्थ। जैसे पत्थर का टुकड़ा, ये कांच, लोहे की कीलें, ये सब क्या है, अदाह्य पदार्थ, यानी ये पदार्थ आग नहीं पकड़ते हैं। इसका मतलब पदार्थ इसमें किस टाइप के होते हैं, पहला दाह्य, पेन का कलर चेंज कर ले, रेड कलर दिख नहीं रहा इसमें, इसके लिए पहला होता है दाह्य और दूसरा होता है अदाह्य। देखिए बच्चों, जो ईंधन होता है ना, यानी जो जलता है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कैसे, ये ठोस है, ठीक है बच्चों, ये पेपर है, इसको भी अपन किस में मानेंगे, और ये जो मिट्टी का तेल है वो हमारा द्रव है। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव, गैस दोनों, तीनों हो सकता है क्या, ईंधन। अब हम देखेंगे कि दहन त्रिकोण, दहन यानी दहन की 3 शर्तें हैं, यानी आग की 3 शर्तें। पहला, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, मतलब वायु में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वही क्या होती है, हमारी जलने में सहायक, जलन, ये हमारी जलने में सहायक है। ठीक है, इसके बिना क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगी। और तीसरी है ऊष्मा, यह एक बन गया हमारा दहन त्रिकोण। तो देखो बच्चों, दहन केवल तभी संभव है जब ये तीनों तत्व एक साथ उपस्थित हो, इन तीनों की प्रेजेंस क्या हो, एक साथ हो। यानी ईंधन भी होना चाहिए, वायु भी होनी चाहिए। वायु है तो ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हमारे वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, तो मिल गई ऑक्सीजन। और फिर क्या है, ऊष्मा भी होनी चाहिए। इनमें से किसी एक को भी हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। जब हम आग बुझाते हैं ना, जो अग्निशमक आता है, वो दमकल आती है ना, फायर ब्रिगेड, तो वो भी क्या करता है, पानी से क्या करता है, आग बुझाता है। उसमें भी क्या है, वो दहन त्रिकोण को तोड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे आगे। एक को भी हटा देंगे तो आग क्या है, बुझ जाएगी। देखो, वायु की उपस्थिति कैसे करेंगे, इसको उदाहरण से देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, मोमबत्ती और चिमनी का प्रयोग। ये एक नीचे एक सरफेस है, इस पे हमने क्या करा, ये 2 लकड़ी के ऐसे गुट्टे रखे, उस बीच में हमने मोमबत्ती रखी, ऊपर ये एक कांच का ओपन, ऊपर से ओपन ऐसा कुछ जार रखा। ठीक है,
इसमें निर्बाध वायु प्रवाह है, मतलब कोई वायु इधर भी आ रही है, इधर, मतलब इसमें क्या है, वेंटिलेशन बना हुआ है, एयर फ्लो बना हुआ है, इधर आ रही जा रही है। ज्वाला जलेगी, मोमबत्ती जलेगी। दूसरे में देखिए वायु प्रवाह बाधित, इसमें क्या करा, ये नीचे के जो लकड़ी के गट्टे हैं ना, इधर नहीं रखे, डायरेक्ट क्या रखा, ये वाला फ्लास्क रखा और मोमबत्ती रखी। अब क्या होगा, ज्वाला कंपन करती हुई रहेगी और धुआं भी देगी। ठीक है बच्चों, देखो इसमें तो स्ट्रेट जल रही है, बट इसमें ये देखो ये शेप है सारा। तीसरे तरफ आइए, वायु पूर्णतः अवरुद्ध कैसे होगी, नीचे का गत्ता, वो दो गत्ते तो हटाए, क्या करा, ऊपर भी हमने एक कुछ से ढक दिया, लकड़ी से ढक दिया या किसी भी चीज से ढक देंगे, तो क्या होगा, वायु मिलेगी ही नहीं, ना तो इधर से आ रही है ना इधर से आ रही है। अब वायु नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन बंद हो गई, ऑक्सीजन बंद होगी तो ज्वाला बुझ गई। तो यह है वायु की आवश्यकता। अब दूसरा आ रहे हैं हम ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। तो देखिए उदाहरण देख रहे हैं हम, माचिस की तीली कमरे के ताप पर अपने आप जलती है क्या, नहीं जलती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी सरफेस यानी सतह को पे माचिस की तीली रगड़ते हैं हम। तो क्या करते हैं, जब इसे डब्बी की खुरदरी सतह यानी लाल फास्फोरस पे घिसा जाता है, तो जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन की ऊष्मा इसे ज्वलन ताप पर पहुंचा देती है। इसके जिस पे जलने की आवश्यकता है ना, जो ज्वलन ताप पे उस तक पहुंचा देता है वो फ्रिक्शन। तो माचिस की तीली क्या होती है, जलने लगती है बच्चों। अब ऊष्मा स्थानांतरण और ज्वलन ताप देखेंगे हम, उदाहरण से देखते हैं। देखो उदाहरण देखा, जल युक्त कागज का कप। वो जो कागज के कप होते हैं ना, कागज के ग्लास या कप कुछ भी बोल लो, ये एक कागज का हमने क्या लिया, ग्लास लिया, उसमें क्या करी, उसके नीचे मोमबत्ती के ऊपर उसको रखा जला के, तो क्या हुआ, एकदम आग पकड़ ली, कागज है इजीली आग पकड़ लेगा। बट इधर दूसरी तरफ देखते हैं हम, हमने मोमबत्ती ली, बट जो ग्लास है उसमें क्या लिया हमने, पानी भरा। क्या भरा बच्चों, पानी। तो ये ग्लास जला ही नहीं, क्यों, बिना पानी वाला तो जल गया, बट जिसमें पानी है वो क्यों नहीं जला। देखिए खाली कप का कागज तुरंत अपने ज्वलन ताप पर पहुंच गया, बट जो जल वाला है कप, जल वाले कप में क्या हुआ, ऊष्मा चालन द्वारा, चालन विधि द्वारा कहाँ पहुंच गई, जल में चली गई। ये ऊष्मा काय में चली गई, जल में। अब जल की उपस्थिति के कारण जो अपना ये कागज है, ये अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाए। जो कागज का कप है ना, वो अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाया, और नहीं पहुंच पाया तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि जलने के लिए तो ज्वलन ताप आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब आ रहे हम ज्वलनशील पदार्थ। ये आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, पेट्रोल पंप, इन पेट्रोल पंप के ऊपर दिखा नहीं देता, वहां पर माचिस नहीं जलाएं, सिगरेट नहीं पिए, क्योंकि माचिस जलेगी तो बहुत जल्दी अगर कहीं पर गिर गई या कहीं पेट्रोल है तो आग पकड़ लेगा। तो देखिए ये क्या होते हैं, बहुत कम इनका जो ज्वलन ताप होता है बच्चों, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा कम होता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक यानी इजीली आग पकड़ लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। इन्हें विशेष सावधानी से स्टोर किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी भी चिंगारी, इनको मैंने बताया ना उदाहरण पेट्रोल पंप वाला, चिंगारी भी क्या है, इन्हें जला सकती है। जैसे कौन कौन से हैं ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल है, एलपीजी, अपने घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है वो है, अल्कोहल है। ठीक है बच्चों, याद रखना इन उदाहरण को, याद रखना, मतलब ये यूज आते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैं इसी वजह से ऐसी चीजें बोलती हूँ। अब आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ईंधन होना चाहिए, वायु होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए। अब ये त्रिकोण में से अगर हम एक को भी तोड़ देंगे तो आग बुझ जाएगी। देखिए आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है, ये वायु के फ्लो को, वायु के प्रवाह को काट देता है, तोड़ देता है, या ईंधन का टेम्परेचर कम करना, या दोनों करता है। तो कुछ भी ऐसा करो तो क्या होगा, त्रिकोण टूट जाएगा, टूट जाएगा तो आग बुझ जाएगी। बट अधिकतर क्या होता है, ईंधन, जैसे कहीं किसी मकान में आग लग गई तो मकान ही पूरा ईंधन बन गया है, उसको कैसे हटा सकते हैं, तो वो काम नहीं आता। हमें क्या करना पड़ता है, इस वायु के प्रवाह को ही रोकते हैं। तो देखिए अधिकांश स्थितियों में क्या होता है बच्चों, ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे यदि किसी भवन में आग लगती है, यानी किसी घर में आग लगती है, तो पूरा भवन ही ईंधन होता है। अब कैसे हटाएंगे उसे, हम क्या करेंगे, वायु के प्रवाह को तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब जल का विज्ञान हम देखेंगे, जल से आग कैसे बुझती है। तो देखो ये आप इसको पहचाने व्यक्ति को, ये वो है, फायर ब्रिगेड में आता है ना फायरमैन, ये वो फायरमैन है।
ये क्या कर रहा है, बड़े से पाइप, इसकी बड़ी गाड़ी आती है जिसमें पानी भरा होता है, और बड़े पाइप से क्या करते हैं, आग पे डालते हैं। ये क्या होता है, ये जल वाष्प होती है ना, जल में क्या होते हैं, पानी के साथ मिलकर वाष्प बना ली। ये जल है, इसने आग के साथ मिलकर क्या बना ली बच्चों, ये वाष्प बना ली। अब ये जल वाष्प क्या होती है, ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है। क्या करती है, ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति कट जाती है। वायु खत्म हुई यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये बुझ जाएगा। देखिए, जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उनका तापमान क्या होता है, ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अग्निशामक यंत्र का सही विकल्प। कई बार क्या होता है, घर में छोटी मोटी आग लग गई, जैसा मतलब कई बार किचन में काम करते, किचन टावल में आग लग गई, ऐसा नॉर्मल थोड़ी बहुत हो जाता है ना पकड़ने में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घर में आग लग गई हम उसका सही विकल्प ढूंढ रहे हैं, नहीं। सही विकल्प का मतलब छोटी मोटी चीज में, जैसे आप इन सबको पहचानते हो, ये वाला देखा आपने, ये अग्निशामक यंत्र देखा आपने, ये है हमारे स्कूल में देखा, अब स्कूल्स में देखिए, कॉलेज में देखिए, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, सब जगह आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी है, जहां पर सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, वहां पर मिल जाएगा। तो ये अग्निशामक यंत्र है, छोटा सा। अगर पानी भी यूज होता है आग बुझाने में, देखो अगर आग लकड़ी और कागज से बुझी हो, सॉरी जली हो, तो क्या होगा, पानी से बुझा सकते हैं। और ये इसमें CO2 होती है, क्या होती है बच्चों, CO2। तो ये CO2 जो गैस है वो आग बुझाने में इस्तेमाल होता है, काय में, आग बुझाने में। तो देखिए, इसका यूज भी होता है लकड़ी और कागज की आग में बुझाने में, और पानी का भी। लेकिन जब विद्युत उपकरण और तेल इसके द्वारा आग लगी हो, तो पानी से नहीं बुझाते हैं। क्यों नहीं बुझाते, ये भी अभी आपको बताऊंगी। अभी आपको किससे बुझाते हैं, इस अग्निशामक यंत्र से। किससे बच्चों, इस अग्निशामक यंत्र से। देखिए, जल जो है विद्युत का सुचालक है। जल में क्या है, पानी में करंट आता है, ये आप इसको समझोगे, पानी में करंट आता है ना, यानी जल जो है विद्युत का सुचालक है। और जो जल है हमारा तेल से भी भारी है, तो इसलिए जब विद्युत उपकरणों या पेट्रोल की आग में जल का प्रयोग जानलेवा होता है, कि करंट आ सकता है ना, फिर तो करंट जानलेवा हो सकता है। लेकिन जो CO2 है, जो हमारी वो है CO2, वो ऑक्सीजन से भारी है, ऑक्सीजन के कारण ही आग लगती है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को क्या करती है, कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। अब ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूटा तो आग अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, बुझ जाएगी। अब देख रहे हैं हम दहन के प्रकार। क्या देख रहे हैं बच्चों, दहन के प्रकार। पहला है हमारा तीव्र दहन। क्या है, तीव्र दहन यानी तेज जलना, एकदम फटाफट आग लग जाती है। जैसे क्या है बच्चों, तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश देना। ये आप समझ गए, इसको एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है। ये गैस स्टोव है, जिसमें LPG से हमारे क्या है कनेक्शन होता है, LPG का सिलेंडर लगा होता है, उससे क्या है फटाफट ऊष्मा आ गई, एकदम रेगुलेटर चालू किया और क्या होगी, ऊष्मा और प्रकाश दे दिया। ठीक है, दूसरा है स्वतः दहन। कौन सा है दूसरा, स्वतः दहन, अपने आप आग लगना, जैसे बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठना। उदाहरण है, जल कमरे के ताप पर फास्फोरस का जलना, कमरे के ताप पर इतना ज्वलनशील, मतलब इसका इतना कम होता है, क्या बच्चों, क्या कम होता है, बताओ बताओ, ताप। क्या होता है इसका कम, ताप। इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि कमरे के ताप पर जल जाता है, कोयले के खानों में लग जाती है आग। ये सब स्वतः दहन का उदाहरण है। तीसरा है विस्फोट। अब विस्फोट वर्ड ही ऐसा है, विस्फोट यानी फटाके जैसा, एकदम तेज आवाज आएगी। आकस्मिक अभिक्रिया, ये एकदम अचानक होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है बच्चों, भारी मात्रा में देखिए गैस, ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होते हैं। उदाहरण फटाके, सबने देखे हैं फटाके, तो ये विस्फोट का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे ज्वाला की संरचना। ये हमने एक कैंडल जलाई है, मोमबत्ती, तो उसमें देखिए 3 तरफ की इसमें लो है, ब्लैक, येलो और ब्लू। तो ये जो ब्लैक वाली है ना, ये सबसे अंदर वाला पार्ट है। क्या है बच्चों, अंदर वाला आंतरिक क्षेत्र है। इसमें बिना जली मोम का वाष्प क्षेत्र है, इसमें बिना जली मोम का वाष्प क्षेत्र है, ये सबसे कम गर्म है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है येलो, ये मध्य वाला भाग है, ये पीले कलर का है, आंशिक दहन क्षेत्र है, ये क्या है, कम, इससे तो है ज्यादा, और ब्लू वाले से कम, मतलब इसमें थोड़ा बहुत दहन का क्षेत्र है, मध्यम गर्म है, और ये दीप्त क्षेत्र है, यानी
ये जलने वाला क्षेत्र है। उजाला भी है इसमें, देखो दिख रहा है ना, उजाला प्रकाश है, दीप्त यानी प्रकाश वाला है। अब तीसरा आते हैं हम ब्लू, बाह्य क्षेत्र है, ब्लू कलर का है, नीले रंग का। पूर्ण दहन क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, पूर्ण दहन क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये है, यह सबसे गर्म भाग है। तो आप इसको समझ गए, सबसे कम गर्म, उससे ज्यादा गर्म, और ये सबसे ज्यादा गर्म। अब ज्वाला का अनुप्रयोग, यानी इसका अनुप्रयोग किस चीज में यूज होता है, ज्वाला का ये वाला पार्ट जो हमने समझा ना, इसका यूज क्या है। स्वर्णकार का रहस्य। अब स्वर्णकार क्या होता है बच्चों, स्वर्णकार समझे आप लोग इस वर्ड से, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में है सुनार। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जब सुनार सोने चांदी को पिघलाता है ना, तो क्या करता है, ये सुनार इस धातु की फुकनी होती है, फुकनी देखिए आप लोगों ने, धातु की फुकनी से ज्वाला का जो ये सबसे बाहर वाला ब्लू वाला पार्ट है ना, इसका यूज करता है, ब्लू वाले भाग का उपयोग करता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है। क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग नीला पूर्ण दहन के कारण सबसे ज्यादा गर्म होता है, पूर्ण दहन हो गया, यानी यहाँ सबसे ज्यादा गर्म मिलेगा ये, जो धातुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक तीव्र ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम आदर्श ईंधन की खोज। वैसे तो कोई सा भी ईंधन आदर्श होता ही नहीं, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, लेकिन देखिए संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे क्या माना जाए, एक आदर्श ईंधन माना जा सके। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अच्छे ईंधन की विशेषता देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध, सस्ता मतलब चीप होना चाहिए, और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा नहीं है हम ज्यादा यूज कर रहे हो पर उसमें कम ऊष्मा निकल रही हो। तीसरा है भंडारण और परिवहन में, स्टोरेज इजीली हो सकता हो, सुरक्षित रूप से, और परिवहन यानी इधर उधर ले जाया जा सकता है। जैसे सीएनजी के वो नहीं आते छोटे छोटे सिलेंडर, जो हम देखते हैं कई बार रास्ते में जाते हैं तो उसके ट्रक में बहुत सारे सिलेंडर जाते हैं सीएनजी के। परिवहन में आसानी है, छोटे से सिलेंडर में क्या है, संपीड़ित होके सीएनजी, मतलब उसको क्या है, अच्छे से दाब, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के उसको छोटा कर सकते हैं, मतलब कम जगह में मंगा सकते हैं। भंडारण सुरक्षित। चौथा है, यह वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, मतलब अच्छे से जलता हो। और उसके बाद पांचवा है, जलने के बाद कोई अवांछनीय या हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ता, मतलब कोई ऐसा वेस्टेज नहीं हो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करता हो, कोई सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए अवशेष। अब हम देख रहे हैं, इसको याद करने में सब बच्चे परेशान होते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा क्या, ईंधन दक्षता और ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्मीय मान। इस डेफिनेशन को 2 बार देख लो, क्योंकि आपको ये याद होने में मैं पक्का कह रही हूँ, क्योंकि इसको याद करना आप लोगों को ऐसा लगेगा ये टफ है, बट 2 बार देखो वीडियो को। आप अगर एक बार में आपको ऐसा याद नहीं हो, समझ में आपको वीडियो देखो एक बार में भी आ जाती है, बट हमको याद करना है, समझ के ऐसा रखना थोड़ी है। समझ के तो हम भूलने लग जाते हैं, हर चीज भूलने लग जाते हैं, एक टाइम आता है रिवीजन की नीड पड़ती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, 5 दिन 7 दिन बाद आप सिर्फ एक बार वर्बली चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, ऐसा वीडियो लगाइए, एक बार आंखों के सामने रखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने समझा था। तो क्या करना है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उसका ऊष्मीय मान। इसका मात्रक, मात्रक याद कर लेना बच्चों, किलोग्राम प्रति जूल। क्या है, किलोग्राम प्रति जूल। ये हमने ये ऐसा बना है, गोबर के उपले 6000 से 8000 ऊष्मीय मान देंगे, मतलब इसकी ऊष्मीय ऊर्जा इतनी है, 17000 लकड़ी की, कोयले की ये, पर सबसे ज्यादा कितनी है, किसकी है, हाइड्रोजन की, कितनी, 1.5 लाख। ठीक है बच्चों, ये ऊष्मीय मान है किसमें, किलो जूल में। देखिए ये स्पेशल पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, जबकि पारंपरिक ईंधनों में जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं पुराने टाइम से, पुराना तो क्या यार, हाँ ऐसा नहीं है, बहुत पुराने में तो गोबर के उपले और लकड़ी यूज आती थी, कोयला आता था, बट अब जो हम थोड़ा बहुत पारंपरिक अभी जो आ रहा है यूज में, एलपीजी लकड़ी या कोयले से कहीं ज्यादा ऊष्मा देती है। एलपीजी भी काफी ऊष्मा देती है, बट हाइड्रोजन सबसे ज्यादा देती है, क्योंकि देखिए एलपीजी में 55,000 ही है, सीएनजी में 50,000 है, पेट्रोल डीजल 45, ये ऊष्मीय ऊर्जा है। इनको एक बार देख लेना, सबसे ज्यादा तो याद ही रखना है भाई, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, जो वैसे तो याद सारा ही रखना है, पर ये देखो, एक तो ये याद रख लेना, एक एलपीजी याद रख लेना,
ये 4 चीजें तो आपको याद करनी है, कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं देखो बताती हूँ आपको, ऐसे याद करो। पेट्रोल डीजल सबसे कम 45,000, वैसे ये सबसे कम नहीं है, गोबर के उपले हैं, बट अभी इस टाइम में हमें ये याद रखना है। देखो पेट्रोल डीजल 45, सीएनजी 5 बढ़ा दो 50, ये 5 बढ़ा दो 55 एलपीजी, और सबसे ज्यादा 1.5 लाख तो हमें याद करनी है, गोबर के उपले 6 से 8, ठीक है। अब दहन की छिपी हुई कीमत देखिए, ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर अत्यंत हानिकारक है। लोग बहुत ज्यादा हो गए, पब्लिक ज्यादा हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो ईंधन भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अब इसका क्या हो गया, हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में कई विषैले और खतरनाक उप उत्पाद वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो मतलब जो कुछ गैस होती है ना, जो हमारी क्या होती है, ईंधन बन रहा है, जल रहा है, जैसे कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसमें से निकलने वाली गैसें क्या है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो देखो जैसे कुछ CO2 निकल रही है, हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। CO2 है जो, ये क्या है, हमारी पृथ्वी का एक आवरण होता है, ओजोन परत खराब करता है। पेड़ पौधों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपने ये सब देखा होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है गैसें। प्रभाव फर्स्ट, सूक्ष्म कण और विषैली गैसें। देखिए, लकड़ी और कोयले के अधूरे दहन से बिना जले कार्बन कण निकलते हैं। कई बार लकड़ी पूरी नहीं जल पाती, कोयला पूरा नहीं जल पाता, तो क्या होता है, बिना जले कार्बन कण कण निकलते हैं। अब ये खतरनाक प्रदूषक होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे प्रदूषण फैलाते हैं, जो अस्थमा, दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं कौन, लकड़ी और कोयले के अधूरे दहन से बने कार्बन कण। अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, CO। अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली एक अत्यंत विषैली गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड याद हो तो एक जगह इसका यूज पढ़ा था हमने छोटी क्लास में, अब क्या 10th में भी आएगा, 9th-10th में। वो सिगड़ी वाला नहीं पढ़ते हम, कि घर में है ना वो सिगड़ी या कुछ ऐसा कोयला का जला के सर्दी में होता है ना, बंद करके घर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है, इससे कई लोग मर जाते हैं। कई बार न्यूज में भी आता है ना कि ये चला लिया ऐसा गरम सिगड़ी कोयले वाली, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये उससे उत्पन्न होती है। अब गेट लगा देते हैं हम, तो जहरीली गैस हमारी सांस में घुल के मर जाती है लोग। अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में, देखो उदाहरण आ भी गया, बंद कमरे में कोयला जलाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सोते हुए व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। सर्दी में ऐसी न्यूज बहुत सुनने में आती है, ठीक है, आप नोटिस करना। देखो न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, जीके बढ़ती है। अब प्रभाव 2, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये पहचान रहे हो आप, हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के बाहर क्या है, पानी है। अधिकांश ईंधन में दहन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में CO2 की अधिकता विश्व उष्णन के प्रमुख कारण है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, CO2 की अधिकता, इसके परिणाम स्वरूप हिमनद पिघल रहे हैं, जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तटीय क्षेत्रों का जलमग्न होने का खतरा पैदा हो रहा है। तटीय क्षेत्र मतलब जो जल के किनारे हैं, वहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती है। अब यह है अम्लीय वर्षा और समाधान। अब ताजमहल वाला उदाहरण आएगा हमारे, देखो बच्चों, अम्ल वर्षा और उदाहरण उसके समाधान। देखिए बच्चों, अम्ल वर्षा क्या होती है, कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, यानी SO2 और नाइट्रोजन के NO2 NO3 ये निकलते हैं। कब, कोयला और डीजल जलता है तब। कब बच्चों, कोयला और डीजल जलता है जब। क्या बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं और फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या है बच्चों, विनाशकारी है। इससे क्या होता है, देखो जो हमारे ये उदाहरण देखो, मेरे को भी याद भी आ रहा है, जो आगरा में ताजमहल है ना, वो बहुत वाइट है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है। किसका, सफेद संगमरमर का। बट धीरे धीरे उस पे ना येलो कलर की लेयर होने लग गई है, हल्का पीला पड़ने लगा है। क्यों, क्योंकि आगरा में यमुना नदी के किनारे क्या है, बहुत ज्यादा कारखाने हैं,
अब वहां पर काम होता है तो गैस निकलती है। अब वो गैस क्या है, मतलब हमारा वहां सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो पानी में घुलकर क्या है, जब बारिश होती है ना तो अम्ल वर्षा होती है, तो इसके कारण वो जो है ताजमहल वो पीलापन पे आ गया है, मतलब वो येलो होने लग गया है। तो एक स्वच्छ विकल्प है, मोटर वाहनों में अब सीएनजी का यूज करो, क्योंकि कोयले और डीजल से ही तो अम्ल वर्षा का मेन रीजन है। मोटर वाहनों में अब सीएनजी का उपयोग हो रहा है। हालांकि ये प्रदूषक बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होता है, तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन बन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रदूषक वाले तत्व हैं। निष्कर्ष विज्ञान की समझ, देखिए इसका टोटल सार है इसमें। दहन की शर्तें हमने पढ़ी, पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ा, आग पर नियंत्रण कैसे करें ये देखा, ईंधन की दक्षता देखी। तो देखिए दहन के लिए बच्चों ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप आवश्यक है। जल और CO2 इन शर्तों को तोड़कर आग पर नियंत्रण पाते हैं, पढ़ा ना हमने। इधर जल लिखा हुआ है, इधर CO2 का वो अग्निशामक यंत्र रखा है। अब देख रहे हैं हम, सभी ईंधन समान नहीं होते। उच्च ऊष्मीय मान वाले ईंधन अधिक दक्ष होते हैं। कौन से? उच्च ऊष्मीय मान वाले ईंधनों का अंधाधुंध दहन हमारे स्वास्थ्य, अस्थमा, जीवन, सीओ की यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता, ग्रह के लिए गंभीर खतरा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है, अम्ल वर्षा होती है। स्वच्छ ईंधनों की ओर संक्रमण अनिवार्य है। हमें किधर जाना चाहिए? जैसे हमें सीएनजी का यूज करना चाहिए, किसमें? गाड़ियों में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास में सभी को बताएं। देखिए बच्चों, अब गर्मी की छुट्टी है, तो मैं चाह रही हूँ आप लोग चैप्टर कम से कम 5-7 चैप्टर तो आपको इजीली याद हो। ठीक है, ताकि आप जब जुलाई में स्कूल जाएंगे तो आपको नया नया कुछ नहीं लगेगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय।